हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न्स। तो आज हमारा एजेंडा क्या होगा कि हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आखिर एजेंटिक एआई क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि आखिर डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं। एक बार हम जब इन डिज़ाइन पैटर्न्स को समझ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि आखिर एजेंटिक एआई में कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स हम लोग यूज़ करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि आखिर हमें इन एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न्स की नीड क्यों पड़ी और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम आज कवर करेंगे 5 फाउंडेशनल एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न्स, और इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में अपने प्लेलिस्ट में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि लोगों के माइंड में इल्यूजन क्या है कि ट्रेडिशनल व्यू ऑफ एआई क्या है। जनरली लोग अगर एआई सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि या तो एलएलएम होगा या फिर वो एक चैटबॉट होगा। तो बेसिक वर्किंग जो होती है वो एक एलएलएम की कैसे होती है कि हमारे पास जो एक हमारा एलएलएम मॉडल होता है, उसको हम एक इनपुट देते हैं, इनपुट, और फिर वो कुछ प्रोसेसिंग करके लिए हमारे लिए आउटपुट बना देता है। ये होती है नॉर्मल प्रोसेसिंग। मतलब एक हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं उसको, मॉडल हमारा एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और टास्क वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब रियल वर्ल्ड में ये जो प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती। जो रियल वर्ल्ड की हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो हमने एक बार में प्रॉम्प्ट दिया और पूरा काम कंप्लीट होके हमें मिल जाए। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझने का ट्राई करेंगे। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि सपोज एक एग्जांपल मैंने दिया अपने मॉडल को, मैंने बोला कि मेरे लिए एक ट्रैवल आइटनरी प्लान करो। उसके लिए तुम फ्लाइट्स को भी कंपेयर कर लो, होटल्स भी मुझे सजेस्ट कर दो, और फाइनल बजट भी कैलकुलेट करके मुझको बता दो कि भाई कितने पैसे लगेंगे मुझे इस टोटल ट्रिप पे जाने के लिए। अब ये एक सिंगल रिस्पॉन्स में क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि एलएलएम को एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की एक्सेस चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि जनरली एलएलएम्स जो होते हैं वो एक हार्ड बाउंड प्री ट्रेन्ड मॉडल होते हैं, मतलब उनके पास एक्सटर्नल डेटा का एक्सेस नहीं होता। अब इस टास्क को करने के लिए उसको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की एक्सेस होगी, उसको और टूल्स की एक्सेस होगी। अब जैसे फाइनल बजट कैलकुलेट करने के लिए उसको कैलकुलेट करने की एपीआई की एक्सेस पड़ेगी। प्लानिंग करने के लिए उसको बार बार फीडबैक रीआइटरेटिव लूप के थ्रू जाना पड़े, और इंटरमीडिएट डिसीजंस लेने की उसको बार बार ज़रूरत पड़े। और ये सब करने के बाद आखिरी में एक फाइनल आंसर आपको जनरेट करके ये दे देगा। तो जब हम एलएलएम से ये सारी चीज़ें कराना चाहते हैं, तब हमारा आता है एजेंटिक सिस्टम। तो ओवरऑल एक एजेंटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके पास ये सारी कैपेबिलिटीज होती है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी, टूल्स को, प्लानिंग को, इंटरमीडिएट डिसीजंस बना सके, फाइनल आंसर बना सके। मतलब एक एलएलएम जिसके पास काफी सारे सुपर पावर्स हो। अब एजेंटिक एआई को हम लोग डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं कि होते कैसे हैं एजेंटिक एआई। इसको हम एक ट्रेडिशनल एलएलएम और एजेंटिक एआई सिस्टम, इन दोनों के बीच के कंपैरिजन से समझने का ट्राई करेंगे, ताकि आपके लिए बहुत ही डेफिनेशन ओरिएंटेड ना रहे, आप नॉर्मली समझे कि आखिर आखिर हमारा नॉर्मल एलएलएम और एजेंटिक एआई जो जो डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स हैं वो कैसे बेटर है। ओके, तो ट्रेडिशनल एलएलएम क्या होता है? एक सिंगल स्टेप जनरेशन होता है। मतलब हमारा जो इनपुट रहता है वो एलएलएम के पास जाता है और फिर एंड में वो एक आउटपुट जनरेट करके दे देता है। सिंगल स्टेप होता है। वहीं एजेंटिक एआई जो होता है वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन तक लिमिटेड नहीं रहता। वो आगे क्या क्या चीज़ें करता है, वो हमारे डिसीजंस ले सकता है, वो हमारे लिए एक्शंस ले सकता है, टूल्स यूज कर सकता है, मल्टी स्टेप रीजनिंग कर सकता है, और गोल के टुवर्ड्स कंप्लीट करने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट कर सकता है। तो नॉर्मल एलएलएम्स जो होते हैं उसको हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देते हैं एज इनपुट, बट जो एजेंटिक एआई सिस्टम होता है उसको हम लोग एक गोल देते हैं एज एन इनपुट कि तुम्हें ये टास्क, ये चीज कंप्लीट करके देना है। ओके, तो एलएलएम क्या करता है? सिर्फ आंसर करता है क्वेश्चंस को, बट एजेंटिक एआई सिस्टम क्या करता है? वो टास्क कंप्लीट करने के लिए हमारे लिए एक्शंस लेता है। अब इतनी सारी बातें हो गई, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई आखिर डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। इतना ज़्यादा हाइप है मार्केट में कि एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न्स आपको आने चाहिए, बट ओवरऑल डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है? अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो तो आपने ये कहीं ना कहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, काफ़ी समय से यूज़ होते आ रहा है। ओवरऑल इसको अगर सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन से समझा जाए तो क्या होता है? एक रीयूजेबल सॉल्यूशन होता है टू अ कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम।
अब फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉब्लम है, मान लेते हैं एक्स नाम की कोई प्रॉब्लम है, जो कि जनरली बहुत सारी चीज़ें अगर आईटी इंडस्ट्री में अगर हम लोग कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम है जो हर जगह आती है, सपोज पार्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी इंफॉर्मेशन को पार्स करना। तो उसके लिए एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जाता है जिसको रीयूज किया जा सके, कि बाई चांस अगर सिमिलर अगर प्रॉब्लम कहीं और भी आ रही है, तो हम उस तरह का सोल्यूशन यूज करके उस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कर सकें। तो डिजाइन पैटर्न बेसिकली क्या होता है, एक रीयूजेबल सॉल्यूशन होता है किसी भी कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम का। इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर किसी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो अब जो इंजीनियर होगा उसको बार बार कुछ नया फिजिक्स नहीं डेवलप करेगा, नया चीजें नहीं डेवलप करेगा। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि आपका लैंड कैसा है, आपका रिक्वायरमेंट्स कैसा है, आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, क्या रख सकते हो, कंस्ट्रेंट्स कितना है, उस हिसाब से वो देखकर जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल पैटर्न्स है, पुराने जो आर्किटेक्चर के पैटर्न्स है, उनको यूज करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, मतलब बिल्डिंग बना देगा। अब एआई में क्या होता है, सिमिलरली एआई में बहुत सारे प्रूवन वर्क फ्लोज होते हैं। प्रूवन वर्क फ्लोज मतलब ऐसे वर्क फ्लोज हैं, बनाए गए हैं, जो कि काफी अच्छे से काम करते हैं। ओके, तो एआई सिस्टम में क्या होता है, तो अगर हमारा कोई एजेंटिक एआई सिस्टम है, तो वो हमारे लिए या तो एक्शंस लेगा या फिर वर्क फ्लोज वर्क फ्लोज एग्जीक्यूट करेगा। अब ये जो एक्शंस और वर्क फ्लोज हैं, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए, और इसी स्ट्रक्चर्ड प्लान को ही हम लोग एक डिजाइन पैटर्न बोलते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान हमारे पास होगा, तभी हम किसी भी एजेंटिक एआई प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और उसी प्लान को हम लोग कहते हैं एक डिजाइन पैटर्न। अब डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं कि एक एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न होता क्या है। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न एक रीयूजेबल वर्क फ्लो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज यूज्ड टू बिल्ड एआई एजेंट्स दैट कैन रिसर्च, एक्ट, कोऑर्डिनेट एंड सॉल्व टास्क्स इफेक्टिवली। तो घूम फिर के बात यही है कि एक रीयूजेबल वर्क फ्लो स्ट्रक्चर्स होते हैं एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न्स, जिसको यूज करके हम ऐसे एआई एजेंट्स या एजेंटिक सिस्टम्स बनाते हैं जिनके पास क्या क्या कैपेबिलिटी हो सकती है। वो हमारे लिए रीजन कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और हमारे लिए टास्क्स को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। मेन टेक अवे क्या है, मेन टेक अवे इससे ये है कि ये सब कुछ वर्क फ्लो के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ टास्क के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, नॉट द मॉडल। अब इसका मतलब क्या है कि लोग ये कहते हैं कि भाई, अगर दो लोग के पास एग्जैक्ट सेम मॉडल है तो एग्जैक्ट सिमिलर आउटपुट उनको मिलेगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि द एग्जैक्ट सेम मॉडल कैन गिव कंप्लीटली डिफरेंट परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन द वर्क फ्लो डिजाइन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है। दोनों लोग सेम मॉडल को यूज कर रहे हैं, बट किसी का ए का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो है, सारे एरर हैंडलिंग, सारे डिसीजन, सारे एज केसेस सब कुछ हैंडल करके चल रहा है, और बी वाले का बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्क फ्लो है। अब कुछ भी हम गोल देंगे कंप्लीट करने के लिए, तो ए वाला सारे एज केसेस, सारे चीज़ों को हैंडल करते हुए हमें आउटपुट देगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एकदम सही होना चाहिए, जैसा हमने मांगा वैसा होना चाहिए। बी वाले में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे हेलुसिनेशन हो सकता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उसमें आउटपुट में आ सकती हैं। एरर हैंडलिंग नहीं है तो एरर थ्रो कर सकता है। तो अब देखते हैं कि हमको आखिर इनकी नीड क्यों पड़ी, आखिर डिज़ाइन पैटर्न्स की नीड क्यों पड़ी, क्यों? क्योंकि लोगों ने तो, अब तो लोग कहते हैं कि भाई एलएलएम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। ओके, लोग कहते हैं कि अब भाई मैं एक एक मिलियन तक का कॉन्टेक्स्ट में एलएलएम्स को एक बार में दे सकता हूँ, वो सब कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। बट तब भी हमें डिज़ाइन पैटर्न्स की नीड क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि जो रियल वर्ल्ड टास्क जो हम सॉल्व करते हैं, उसमें हमेशा एक पास में कभी काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो टास्क होते हैं ये अनसर्टेन होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स में इनको सॉल्व करना पड़ता है, और इनको एक्सटर्नल इन्फो और वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जनरली एलएलएम्स जो होते हैं, उनके पास एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती। अब सिंगल प्रॉम्प्ट, लॉन्ग प्रॉम्प्ट के साथ जो प्रॉब्लम आ सकती है वो क्या है कि वो हेलुसिनेट कर सकता है आपका मॉडल,
आपके लॉन्ग प्रॉम्प्ट में इंफॉर्मेशन भी मिस हो सकती है कभी कभी, रीजनिंग बहुत ज़्यादा पुअर हो सकती है। अगर आप बहुत बड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर आप मॉडल को दे देते हो तो मॉडल में रीजनिंग मतलब मॉडल कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज दूं। और इनकम्प्लीट एग्जीक्यूशन, मतलब अगर मॉडल की आउटपुट कैपेबिलिटी ही खत्म हो गई, उसको फिर से टास्क और रन करना था लेकिन उसका आउटपुट टोकन्स का लेंथ खत्म हो गया, तो इनकम्प्लीट एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए जो मेन डिफरेंस है प्रॉम्प्टिंग और डिजाइन पैटर्न के बीच में, कि प्रॉम्प्टिंग इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस, ये बताता है कि क्या करना है, व्हाट टू डू। बट जो डिजाइन पैटर्न है ये होता है वर्क फ्लोज के बराबर, जो कि कहता है हाउ टू डू। और ये जो हाउ है मतलब कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, यही है मेन हमारा एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न का बेस। अब ये कहाँ पे यूज होते हैं ये सारे डिजाइन पैटर्न्स, तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर हम लोग आज के समय में देखें तो वो है क्लाउड कोड और गिटहब का को पायलट, और रिसर्च एजेंट्स, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम्स, ऑटोनोमस वर्कफ्लोज, ऑटोमेशन सिस्टम्स, एजेंटिक सिस्टम्स, बहुत सारे जगह पे हम ऐसे एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न्स को बैकएंड में इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोडिंग असिस्टेंट है जिसको कोड जनरेट करने का काम करना है, तो वो क्या करेगा, कोड जनरेट करेगा, फिर उसके बाद एरर्स को चेक करेगा, एरर्स चेक करने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन देखेगा कि भाई क्यों एरर आई, और फिर उसके बाद फिर सॉल्यूशन को और रिफाइन करेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे एजेंटिक एआई सिस्टम का। नॉर्मली अगर सिंगल पास में हम लोग करते तो हम इनपुट देते और फिर हमें कोड जनरेट करके मिलता, फिर हम अपने लोकली इसको रन करते, फिर एरर आता तो फिर हम वो एरर वापस भेजते, एरर को वो देखता, फिर उसके बाद हमसे पूछता कि और कोई तुम्हारे पास कॉन्टेक्स्ट है तो वो भेजो, फिर उसके बाद फिर हम भेजते, फिर हम लोकली रन करते, फिर सॉल्यूशन बनाता। तो ऐसे मल्टीपल आइटरेटिव प्रोसेस हमको खुद से बार बार करना पड़ता है। बट एक सॉलिड स्केलेबल एजेंटिक एआई डिजाइन सिस्टम में, हाँ जैसे क्लाउड कोड है या गिटहब कोपायलट है, इन सबको हम एक बार में ही बताते हैं हमें क्या करना है, वो खुद ही बैकएंड में डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेते रहते हैं जैसा उनको रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो बेसिकली यही है कि ये सारी चीज़ें एक सिंगल रिस्पॉन्स में नहीं हो सकती और मल्टीपल वर्क फ्लोज की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पांच, वीडियो की स्टार्टिंग में जो पांच फाउंडेशनल एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि देखेंगे, वो है, सबसे पहला पैटर्न है टूल यूज पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न है द रिफ्लेक्शन पैटर्न, थर्ड इज द प्लानिंग पैटर्न, फोर्थ इज द मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन, एंड फिफ्थ इज द ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न। ये जो फिफ्थ वाला ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एजेंटिक एआई सिस्टम्स में, और इसको आपको ज़रूर से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज में इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैटर्न वन, दैट इज टूल यूज पैटर्न डिजाइन, जिसे फंक्शन कॉलिंग भी कहा जाता है। हम समझेंगे कि टूल यूज पैटर्न क्या होता है, इसकी नीड क्यों पड़ती है, कहाँ यूज होता है, और टेक्निकली ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, क्या एलएलएम सब कुछ कर सकता है? अगर हम सरफेस लेवल पर देखें तो लगता है कि हाँ भाई, एलएलएम कोडिंग भी कर सकता है, राइटिंग भी कर सकता है, एक्सप्लेनेशन भी देता है, तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एलएलएम्स पावरफुल जरूर है, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम से पूछो कि मुंबई का करंट वेदर क्या है, या मेरा ऑर्डर स्टेटस चेक करके बताओ, या मेरे जीमेल से एक ईमेल भेज दो, तो प्रॉब्लम क्या होगी, एलएलएम के पास यूजुअली रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके पास आपके पर्सनल सिस्टम का एक्सेस भी नहीं होता, और वो डायरेक्टली रियल वर्ल्ड एक्शंस परफॉर्म भी नहीं कर सकता। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एलएलएम बेसिकली एक प्रिडिक्शन इंजन है, ये टेक्स्ट प्रिडिक्ट करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड से इंटरैक्ट करना ये उसकी डिफॉल्ट कैपेबिलिटी नहीं होती, और यही प्रॉब्लम टूल यूज पैटर्न सॉल्व करता है। अब इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सपोज आप घर पर बैठे हो और आपको बिरयानी खाने का मन है। अब ऑब्वियसली आप किचन में जाकर चावल, मसाले और कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, स्विगी या जोमेटो ओपन करोगे और ऑर्डर प्लेस कर दोगे। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, आपने खुद बिरयानी नहीं बनाई, लेकिन आपको पता था कि कौन सा टूल आपको यूज करना है। इसी तरह एलएलएम भी काम करता है। एलएलएम को खुद वेदर मेजर करने नहीं आता, ना ही उसको डेटाबेस क्वेरी करने आता है, ना ही उसको ईमेल सेंड करने आता है। लेकिन अगर उसके पास टूल्स की अवेलेबिलिटी हो
तो वो डिसाइड कर सकता है कि इस टास्क के लिए मुझे कौन सा टूल यूज करना चाहिए, और इसी कैपेबिलिटी को हम टूल यूज या फंक्शन कॉलिंग भी कहते हैं। ओके, अब डेफिनेशन समझते हैं। तो टूल यूज या फंक्शन कॉलिंग एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें एलएलएम को हम एक्सटर्नल टूल्स या फंक्शंस का एक्सेस दे देते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सके या एक्शंस परफॉर्म कर सके। सो दैट इज गिविंग एलएलएम्स एक्सेस टू एक्सटर्नल टूल्स, फंक्शंस टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन और परफॉर्म एक्शंस। ये टूल्स क्या हो सकते हैं? बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे एपीआईज और डेटाबेसेस हो सकते हैं, लोकल पाइथन फंक्शंस हो सकते हैं, वेब सर्च एंड कैलकुलेटर्स हो सकते हैं, ईमेल सिस्टम्स एंड कोड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं। मतलब एलएलएम अब आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहता, और ये एजेंटिक एआई का सबसे फाउंडेशनल पैटर्न माना जाता है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिकल एआई एजेंट किसी ना किसी फॉर्म में टूल्स का यूज करता ही है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि टूल यूज पैटर्न यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले एक सिंपल रूल याद रखो कि जब भी एआई को एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन या रियल वर्ल्ड एक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको टूल यूज पैटर्न यूज करना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि वेदर असिस्टेंट का एग्जांपल लेते हैं। अगर यूजर बोलता है कि दिल्ली का करंट वेदर बताओ, एलएलएम के पास लाइव वेदर का डेटा लेने का एक्सेस नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो वेदर एपीआई को कॉल करेगा और रिजल्ट को रिट्रीव करेगा और नेचुरल लैंग्वेज में उसका आंसर दे देगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, वो है कस्टमर सपोर्ट बॉट। सपोज ई कॉमर्स सपोर्ट बॉट है। यूजर बोलता है मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा। एलएलएम डायरेक्टली आंसर गेस नहीं करेगा, वो शिपिंग डेटाबेस या ऑर्डर ट्रैकिंग एपीआई को क्वेरी करेगा और एक्चुअल ऑर्डर स्टेटस लेकर आंसर जनरेट करेगा। ये रियल वर्ल्ड में बहुत कॉमन यूज केस है। अगला एग्जांपल अगर देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी एजेंट। अगर यूजर बोलता है कि कल 3 बजे मेरी मीटिंग स्केड्यूल कर दो। अब मीटिंग क्रिएट करना गूगल कैलेंडर टूल का काम है। एलएलएम डिसाइड करेगा, गूगल कैलेंडर टूल को यूज करके मीटिंग को स्केड्यूल कर देगा। और लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई हमारा एक कोडिंग एजेंट है। कोडिंग असिस्टेंट्स भी टूल का यूज करते हैं। वो अलग अलग टूल्स जैसे कोड को रन करने के लिए, डीबग करने के लिए, लॉग्स को रीड करने के लिए और फाइल्स को एक्सेस करने के लिए अलग अलग टूल्स का यूज करते हैं। मतलब बैकएंड में ये सब टूल्स के थ्रू होता है, और इसी वजह से कोडिंग एजेंट्स इतने ज्यादा पावरफुल लगते हैं हमें। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं कि ये टेक्निकली में एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। कई बिगिनर्स सोचते हैं कि हम डायरेक्टली एलएलएम्स को बोल देते हैं कि ये वाला टूल यूज कर लो, तो वो टूल्स यूज कर लेते हैं, या फिर एलएलएम्स डायरेक्टली बोल देते हैं कि टूल एक्स यूज करके मुझे डेटा दे दो, तो आउटपुट आ जाता है। बट रियलिटी में प्रोसेस बहुत ज्यादा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें होता है टूल डेफिनेशन। सबसे पहले जो भी डेवलपर है उसको अपना टूल डिफाइन करना पड़ता है। सपोज हमने एक वेदर टूल बनाया, और ये वेदर टूल क्या हो सकता है? एक पाइथन का एक फंक्शन हो सकता है जिसमें हम इनपुट्स देंगे और ये हमें आउटपुट में वेदर का डिटेल्स बता देगा कि वेदर कैसा है। अब ये सिर्फ पाइथन फंक्शन बनाना एनफ नहीं है। एलएलएम को बताना पड़ता है कि टूल क्या करता है, किस पर्पस के लिए, और कौन से आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट करता है। उसके लिए ये एक जेसन स्कीमा या पाइडेंटिक मॉडल के फॉर्म में डिफाइन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक जेसन का स्कीमा होता है जिसमें हम उस टूल का नेम, उस टूल का डिस्क्रिप्शन और पैरामीटर्स क्या क्या चाहिए उस टूल को, ये सब हम डिफाइन करते हैं। सपोज जो हमारा टूल है वो है गेट वेदर टूल। डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो वेदर के बारे में डिटेल्स लेके बता देता है, और इनपुट में इसको एक स्ट्रिंग चाहिए होती है। तो ये स्ट्रक्चर्ड स्कीमा एलएलएम को दिया जाता है। ये एलएलएम को बताया जाता है कि भाई तुम्हारे पास जो टूल है वो कुछ ऐसा है। एलएलएम इस स्ट्रक्चर्ड स्कीमा को देख के समझता है कि भाई मेरे पास टूल क्या है। अब नेक्स्ट इसकी वर्किंग फ्लो पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक अपना टूल डिफाइन कर दिया। अब यूजर क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल यूजर क्वेश्चन पूछता है कि मुंबई का वेदर बताओ। एलएलएम क्या करता है? ये क्वेरी को रीड करता है और इंटरनली रीजन करता है कि भाई मेरे पास वेदर इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मेरे पास गेट वेदर नाम का एक टूल है, वो अवेलेबल है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एलएलएम डायरेक्टली वेदर आंसर नहीं बनाता, वो टूल कॉल जनरेट करता है। अब टूल कॉल जनरेशन मतलब क्या है? टूल कॉलिंग में क्या होता है कि एलएलएम एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। मतलब कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स एलएलएम बनाता है कि भाई मुझे ये वाला टूल यूज करना है, और जो मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ मुंबई, मतलब लोकेशन मुंबई का मुझे इंफॉर्मेशन
रिटर्न करो। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट होता है, ऑफन ये एक जेसन के फॉर्मेट में होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस स्टेज पर एलएलएम फाइनल आंसर नहीं देता, ये फाइनल आंसर नहीं होता, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है जिसमें एलएलएम रुक जाता है, अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है और सिस्टम को बोलता है कि प्लीज ये वाला फंक्शन यूज करो। अब ये जो एलएलएम ने रिस्पॉन्स जनरेट किया ये बैकएंड को जाता है, बैकएंड प्रोसेसिंग करके कुछ आउटपुट जनरेट करता है, बैकएंड में जो भी क्वेरी रन हो रही है उससे कुछ आउटपुट जनरेट होता है। अब ये जो रिजल्ट है यही रिजल्ट वापस एलएलएम को भेज दिया जाता है। अब एलएलएम को ये आउटपुट जाने के बाद एलएलएम इसको यूज करके एक फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे रिस्पॉन्स जनरेट किया कि भाई इसने यहाँ से इंफॉर्मेशन ली कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और क्लाउडी है, तो एलएलएम ने फाइनल एक नेचुरल लैंग्वेज में रिस्पॉन्स जनरेट किया कि मुंबई में करंटली 31 डिग्री टेम्परेचर है और वेदर क्लाउडी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा टूल यूज का डिजाइन पैटर्न बैकएंड में काम करता है। अब हर पैटर्न की तरह इसके भी कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। सबसे पहला लेटेंसी। टूल कॉल का मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप, एपीआई कॉल टाइम लगेगा, डेटाबेस एक्सेस टाइम लगेगा, तो रिस्पॉन्स स्लो हो सकता है। सेकंड क्या है कि एरर हैंडलिंग। सपोज आपकी एपीआई फेल हो, 500 एरर आ गया या इनवैलिड रिस्पॉन्स मिला, अब क्या होगा, सिस्टम को ग्रेसफुली हैंडलिंग करनी पड़ेगी, कब रीट्राई करना है, कब यूजर को इन्फॉर्म करना है, ये भी डिजाइन का पार्ट होता है। और थर्ड, टूल रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि हर टूल ट्रस्टवर्दी नहीं होता, हर टूल सेफ नहीं होता। अगर एआई को पावरफुल एक्शंस दिए गए हैं लाइक पेमेंट या ईमेल, तो परमिशंस या सेफगार्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए टूल यूज पावरफुल भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिमांड करता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज द रिफ्लेक्शन डिजाइन पैटर्न। इसको हम लोग सेल्फ इवैल्यूएशन या क्रिटिक डिजाइन पैटर्न भी कहते हैं। और आज की इस वीडियो का एजेंडा रहने वाला है कि हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन पैटर्न, व्हाई वाज इट नीडेड, आखिर रिफ्लेक्शन पैटर्न बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ पे हम इसको यूज करें, इसकी टेक्निकल वर्किंग भी देखेंगे और एंड में हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने का ट्राई करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले एक सिंपल सिनारियो से सोचते हैं। एआई या एलएलएम जब भी कोई आउटपुट जनरेट करता है, चाहे वो कोड हो या टेक्स्ट हो या रिसर्च समरी हो, तो हर बार परफेक्ट रिजल्ट आना गारंटीड नहीं है। तो रियलिटी क्या है कि फर्स्ट आउटपुट्स आर रेयरली 100% परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एआई से कोड लिखवा रहे हो और एलएलएम ने जो कोड जनरेट किया उसमें एक बग हो सकता है या सिंटेक्स एरर हो सकते हैं, या जो यूजर ने काम करने को बोला वो वाला चीज उसने नहीं किया, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग हो सकता है। इसीलिए हमें कभी भी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि फर्स्ट आउटपुट हमेशा ऑटोमेटिकली सही होगा। और इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन डिजाइन पैटर्न, दैट इज आल्सो नोन एज क्रिटिक लूप पैटर्न। तो अब हमने समझ लिया कि भाई क्यों आखिर हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन डिजाइन पैटर्न। अब इसे एक इजी एनालॉजी से और अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। आपको बचपन में वो बोर्ड एग्जाम का टाइम याद है जब हम अपना कोई भी आंसर शीट लिखते थे, तो हमारे मम्मी या एल्डर सिबलिंग या ट्यूशन के टीचर जो भी होते थे वो बोलते थे कि एक बार पूरा पेपर दोबारा चेक करो, मतलब स्पेलिंग या कैलकुलेशन मिस्टेक एकदम भी नहीं होना चाहिए था। और हम पूरा पेपर चेक करते थे और अगर कहीं मिस्टेक होता तो फिर फिक्स करते थे और फाइनल आंसर शीट को सबमिट करते थे। एग्जैक्टली वही प्रोसेस रिफ्लेक्शन पैटर्न में भी होता है। तो यहाँ पे दो रोल्स होते हैं, एक जो रोल है वो हमारा जनरेटर का रोल होता है और दूसरा जो रोल है वो हमारा क्रिटिक का रोल होता है। तो जनरेटर क्या होता है? जनरेटर वो मेन बॉडी होता है जो एक्चुअल आउटपुट क्रिएट करता है, जिसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं, जो हमारा आउटपुट क्रिएट करता है, जैसे कोई कोड क्रिएट करता है या टेक्स्ट क्रिएट करता है। और वहीं क्रिटिक या इवैल्यूएटर जो होता है वो आउटपुट को रिव्यू करता है और उसमें से गलतियां निकालता है, मिस्टेक निकालता है और फिर फीडबैक देता है कि भाई आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ गड़बड़ हो। फिर जो जनरेटर है वो फिर से इस फीडबैक को यूज करके अपने आउटपुट को और रिफाइन करता है। तो हमने सिंपल वर्ड्स में तो ओवरऑल समझ लिया कि रिफ्लेक्शन डिजाइन पैटर्न होता कैसे है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, लेकिन एक बार रियल डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो डेफिनेशन अगर देखा जाए तो एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जहां पर एआई खुद को वैलिडेट करता है, क्रिटिक करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है थ्रू आइटरेटिव फीडबैक। अब इसका की आइडिया क्या है कि एआई का आउटपुट एक बार में फाइनल नहीं होता, एक डेडिकेटेड रिव्यूअर होता है उसका आउटपुट चेक करने के लिए।
और फिर जब चेक करता है तो उसका जो फीडबैक होता है उसको वापस जनरेटर को जाता है और जनरेटर आउटपुट को रिफाइन करता है। तो बेसिकली ये जो लूप होता है, ये हमारा जनरेटर और जो इवैल्यूएटर है, जनरेटर कुछ आउटपुट करता है, ये इवैल्यूएटर को जाता है, इवैल्यूएटर चेक करता है, विद फीडबैक जनरेटर को देता है। तो ये जो आइटरेटिव लूप है, जो बार बार इंफॉर्मेशन इधर उधर जा रहा है, इसी लूप को हम लोग क्रिटिक लूप भी कहते हैं। और ये तब तक चलते रहता है जब तक इवैल्यूएटर के हिसाब से आउटपुट हमारा सेटिस्फैक्टरी नहीं हो जाता। तो एक फ्लो डायग्राम से हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक कोई राइटर एजेंट है जिसने हमें ड्राफ्ट आउटपुट दिया। अब ये ड्राफ्ट आउटपुट जाएगा हमारे क्रिटिक एजेंट के पास। क्रिटिक एजेंट ने फीडबैक दिया, कि फीडबैक फिर गया हमारे जनरेटर के पास, जनरेटर ने रिफाइन किया और हमें फाइनली एक आउटपुट जनरेट करके दे दिया। अब देखते हैं कि इसको कहाँ पे यूज करना है, लाइक व्हेन एंड वेयर टू यूज इट, और कुछ इसके गाइडलाइंस और यूज केसेस। तो सबसे पहले, जब हमारी एक्यूरेसी और करेक्टनेस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो, मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और करेक्ट आउटपुट चाहिए हो, तब हम यूज़ करते हैं। जब स्मॉल लेटेंसी इंक्रीज एक्सेप्टेबल हो, मतलब कि हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा मॉडल 1 सेकंड में ही परफॉर्मेंस दे, हमें चाहिए कि भाई मॉडल तुम टाइम ले सकते हो, तुम 30 सेकंड्स का टाइम ले लो, लेकिन जब भी आउटपुट जनरेट करो तो हमें एकदम सही आउटपुट जनरेट करके दो। जब स्मॉल इंक्रीज इन लेटेंसी एक्सेप्टेबल हो, एक्यूरेसी क्रिटिकल हो, और आउटपुट अगर हाईली कॉम्प्लेक्स है, जब आपको चाहिए कि नहीं भाई हमें काफ़ी रिफाइन कर करके हमें सही आउटपुट दो, कॉम्प्लेक्स आउटपुट होना चाहिए, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ केसेस देख लेते हैं, टॉप यूज़ केसेस। जैसे कोड जनरेशन, जब कंपाइलर के बग्स को ऑटोमेटिकली फिक्स करना हो। टेक्स्ट समराइजेशन, मतलब ग्रामर मिस्टेक्स को फिक्स करना हो। जब मल्टी स्टेप रीजनिंग हो, तब ये वाला डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं। और जब वैलिडेट करना हो हैवी आउटपुट्स, मतलब फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, इन्वेंटरी रिपोर्ट, साइंटिफिक डेटा, इन सब चीजों के लिए भी हम ये वाला डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं। अब एक चीज हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये पैटर्न यूजुअली स्लोअर होता है दैन सिंगल पास आउटपुट, लेकिन ये क्वालिटी को गारंटी करता है कि आपका जो आउटपुट होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सही होगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसका टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। तो हमारे पास तीन मेन चीज होती है इसमें। एक होता है हमारा जनरेटर, जो आउटपुट जनरेट करता है। अगला होता है हमारा इवैल्यूएटर, जो इवैल्यूएट करता है कि जो भी चीज हमें जनरेटर जनरेट करेगा वो इवैल्यूएटर उसको इवैल्यूएट करेगा। और तीसरी चीज होती है जो है हमारा स्टेट मैनेजमेंट ब्लॉक, जो क्या करता है कि हर चीज की स्टेट को मेंटेन करता है। मतलब ये जो जनरेटर जो भी आउटपुट जनरेट किया वो भी इसमें अपने साथ रखता है, जो इवैल्यूएटर ने जो भी फीडबैक जनरेट किया वो भी अपने साथ सब कुछ स्टोर करता है। तो बेसिकली पूरा ये जो फीडबैक लूप है उसका सारा इंफॉर्मेशन ये स्टेट मैनेजमेंट अपने अंदर सेव करता है। तो होता क्या है कि जो जनरेटर है हमारा एजेंट ए, वो जनरेटर वो एक आउटपुट जनरेट करता है, और फिर ये आउटपुट फाइनल आउटपुट नहीं होता, ये एक ड्राफ्ट वाला आउटपुट होता है। फिर इसको ये जो हमारा इवैल्यूएटर है इसको इवैल्यूएट करता है, ये है हमारा एजेंट बी। और इसको रिव्यू करके ये चेक करता है कि जो हमारे वैलिडेशन के केसेस हैं, वैलिडेशन के रूल्स हैं, इस पे ये जो आउटपुट है ये अप्लाई होता है कि नहीं, मतलब मिस्टेक्स तो नहीं है, इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है, या मिसिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को चेक करता है। फिर ये यहाँ से फीडबैक जो है वापस जनरेटर को दे देता है, फीडबैक। तो ये जो फीडबैक देता है, फीडबैक के साथ ये जो जनरेटर ने आउटपुट दिया था उसको भी इसके साथ अपेंड करके देता है। बोलता है कि तुमने ये मुझे आउटपुट दिया था और ये है फीडबैक कि यहाँ पे गलती, इसको सही करो। तो फिर जनरेटर इसको वापस लेता है और फिर सही करके फिर से इवैल्यूएटर को भेजता है चेक करने के लिए कि एक बार आप प्लीज फिर से चेक करिए कि सही है कि नहीं। ये लूप तब तक चलते रहता है अनलेस एंड अनटिल इवैल्यूएटर सेटिस्फाई हो जाए, बोले कि नहीं भाई अब आउटपुट सब पैरामीटर्स को लेके सही है, ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। तो अब इसको एक रियल वर्ल्ड कोड जनरेशन के एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास एक सबसे पहले एक राइटर एजेंट होगा जो कि क्या करेगा कि कोड जनरेट करेगा। फिर क्या होगा कि क्रिटिक एजेंट जो होगा उस कोड को चेक करेगा अगेंस्ट द टेस्ट केसेस। थर्ड क्या होगा, जो भी एरर्स मिलेंगे वो वापस उसी राइटर एजेंट को भेजा जाएगा, और फिर जनरेटर रिवाइज करेगा हमारे कोड को और रिवाइज करके फाइनल यूजर को पास कर देगा। जब इवैल्यूएटर के हिसाब से सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे तो उस आउटपुट को वापस यूजर को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब इसके भी कुछ ट्रेड ऑफ्स और लिमिटेशन है।
सबसे पहला कि लेटेंसी थोड़ी बढ़ जाती है इसमें। सिंगल शॉट में एक बार में अगर फॉर एग्जांपल 5 सेकंड का टाइम लगता है, तो इसमें क्योंकि बार बार रीआइटरेटिव होगा, 2 बार जनरेशन 3 बार जनरेशन, तो लेटेंसी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी हो सकती है। अगला है कि टोकन या कंप्यूट कॉस्ट, मतलब अगर बार बार जनरेशन होगा तो हमारे टोकन्स ज्यादा खर्च होंगे, जिससे हमारी एपीआई की कॉस्ट और बढ़ जाएगी। थर्ड है कि कभी कभी ये इनफाइनाइट लूप्स में भी अटक सकता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें एक मैक्स रिट्राइज का सेफ गार्ड लगाना चाहिए कि तुम बार बार ही अपने आप को करेक्ट ना करते जाओ। ऐसा ना हो कि हमारा जनरेटर इतना वीक है कि वो इवेल्युएटर के हिसाब से आउटपुट्स बना ही नहीं पा रहा। तो इस केस में हम मैक्स रिट्राइज का कॉन्सेप्ट रखते हैं, जिसमें मैक्स रिट्राइज हम सेट कर देते हैं, जनरली 3 सेट कर देते हैं कि तुम 3 बार ही रिफाइन करो और फिर आउटपुट दे दो यूजर को। फोर्थ है कि कॉम्प्लेक्सिटी, कभी कभी इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि हमें जनरेटर का अलग सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, इवैल्यूएटर का अलग सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, बार बार हमें लूप्स और स्टेट्स को चेक भी करते रहना होता है कि क्या ये सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। और फिफ्थ है इवैल्यूएशन क्वालिटी। ये इवैल्यूएशन क्वालिटी आपके क्रिटिक के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने अपना क्रिटिक को अच्छे से डिजाइन किया है, जो हमारा इवैल्यूएटर एजेंट है उसको अच्छे से डिजाइन किया है, तो हमारा आउटपुट अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारा क्रिटिक ही गड़बड़ है, तो हमारा आउटपुट की एक्यूरेसी फ्लक्चुएट कर सकती है। ओके, तो गाइस अब हम समराइज करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या देखा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आखिर एक रिफ्लेक्शन पैटर्न क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स हमने देखे कि जनरेटर क्या होता है, क्रिटिक क्या होता है। हमने ये भी देखा कि ये कैसे हमारी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। हमने एक इजी एनालॉजी बोर्ड एग्जाम की और प्रूफ रीडिंग की एनालॉजी से देखा। हमने ये भी देखा कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूरेसी और क्वालिटी जब हमको इम्प्रूव करना होता है एलएलएम्स की, तब हम ये वाला डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। और कुछ डेवलपर टिप्स भी हमने देखे कि कैसे हम वर्कफ्लो लूप, मैक्स रिट्राइज का कॉन्सेप्ट लगा के इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट हमारा जो थर्ड पैटर्न है, दैट इज द प्लानिंग पैटर्न, जिसको हम लोग टास्क डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द थर्ड पैटर्न, दैट इज कॉल्ड द टास्क डिकम्पोजिशन और प्लानिंग पैटर्न। आज की वीडियो का एजेंडा होने वाला है, हम देखेंगे कि व्हाट इज टास्क डिकम्पोजिशन, व्हाट इज प्लानिंग पैटर्न, हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, कहाँ पे ये यूज होता है, इसका एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वर्कफ्लो कैसे होता है, कैसे इसमें सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इसको और बेहतर समझने का हम ट्राई करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या हर प्रॉब्लम को एक ही प्रॉम्प्ट में हम सॉल्व कर सकते हैं? कभी कभी यस, बट मोस्टली अगर हमारी प्रॉब्लम बड़ी या कॉम्प्लेक्स हो, तो मोस्टली आंसर हमारा होता है नो, क्योंकि हमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको समझते हैं। सपोज यूजर एआई से बोलता है कि कॉम्पिटिटर एक्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एनालाइज करो और एक रिपोर्ट बनाओ। तो एक सेकंड के लिए सोचिए, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि एआई को कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देखनी पड़ेगी, उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी समझनी पड़ेगी, एड्स को भी एनालाइज करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और तब जाकर इतनी सारी चीजों को एक साथ करके तब जाके वो एक फाइनल डिटेल रिपोर्ट बना पाएगा। अब अगर हम एआई से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक शॉट में ही हमारा आंसर सब कुछ परफेक्टली कर दे, तो कुछ मेजर इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है कि वो कुछ स्टेप्स स्किप कर दे, जैसे रीजनिंग उसकी शैलो हो सकती है, कुछ स्टेप्स वो मिस कर सकता है, या फिर आउटपुट उसका पूरा कंप्लीट ना हो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। और यही सारे चैलेंजेस हमारा प्लानिंग पैटर्न इंप्रूव करता है, सॉल्व करता है। हमने देख लिया कि क्या चैलेंजेस थे और प्लानिंग पैटर्न की नीड क्यों पड़ी। एक इजी एनालॉजी से इसको समझते हैं कि सपोज आप एक गोवा की ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो। तो गोवा जाना तो सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना सिंपल नहीं है। आप डायरेक्ट वहां जंप नहीं कर सकते। आप पहले डिसाइड करोगे कि भाई टिकट्स बुक करना है, होटल बुक करना है, बजट कितना है, उस हिसाब से सब कुछ मैनेज करोगे, आइटिनरी प्रिपेयर करोगे अपनी, और अपने बैग्स को पैक करोगे। तो घूम फिर कर आपने नोटिस किया होगा कि गोल सिर्फ एक था, लेकिन उसे अचीव करने के लिए मल्टीपल स्मॉलर टास्क में हमको पहले उसको ब्रेक करना पड़ा, और तब जाके स्टेप बाय स्टेप करके हम सब कुछ पूरा कर पाए। इसी आइडिया को, जिसमें हम एक जो गोल होता है उसको मल्टीपल स्मॉलर टास्क में ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टास्क डिकम्पोजिशन। मतलब लार्जर गोल को स्मॉलर मैनेजेबल टास्क में ब्रेक डाउन करना और ऑर्गेनाइज करना। अब
इसको डेफिनेशन से समझते हैं, बट उसको समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर टास्क डिकम्पोजिशन की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। तो जैसा मैंने बोला, टास्क डिकम्पोजिशन इज ब्रेकिंग डाउन अ लार्जर गोल इनटू स्मॉलर एग्जीक्यूटेबल सब टास्क्स। और इसी डिकम्पोजिशन को मैनेज करना ही प्लानिंग पैटर्न का कोर डिजाइन स्ट्रक्चर है। मतलब जो प्लानिंग पैटर्न है उसका कोर डिजाइन स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें टास्क डिकम्पोजिशन को यूज किया जाता है। दैट इज अ डिजाइन पैटर्न वेयर एन एआई स्ट्रक्चर्स अ कॉम्प्लेक्स गोल इनटू लॉजिकल स्टेप्स एंड एग्जीक्यूट्स देम सिस्टमैटिकली। और यहाँ हमें जो वर्ड है उस पे जिस पे ध्यान देना है वो है स्ट्रक्चर्ड। मतलब हमारे ऑर्डर और एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग का मतलब सिर्फ टास्क बनाना नहीं होता, बल्कि सही एग्जीक्यूशन ऑर्डर और स्ट्रेटेजी मेंटेन करना भी होता है। अब हमारे मार्केटिंग एनालिसिस को दोबारा देखते हैं, जिसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। तो यूजर का गोल क्या था? यूजर का गोल था कि कॉम्पिटिटर एक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को हमें एनालाइज करना था। अब अगर एआई प्लानिंग पैटर्न यूज करेगा तो वो डायरेक्टली जंप नहीं करेगा। वो पहले फेज में वेबसाइट को चेक करेगा, प्रोडक्ट्स के उसके प्राइसिंग को चेक करेगा और पोजीशनिंग को चेक करेगा। नेक्स्ट फेज में वो क्या करेगा? वो देखेगा कि कौन कौन से वो एड्स चला रहा है, कैंपेन्स कौन कौन से चला रहा है, और उसके सोशल मीडिया के स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करेगा। और थर्ड फेज में वो सारी फाइंडिंग्स को कंपाइल करके कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल रिपोर्ट बना के देगा। आप नोटिस कीजिए कि एआई डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर रहा। पहले उसने प्रॉब्लम को एनालाइज किया, फिर उसको डिवाइड किया और स्ट्रक्चर किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करते वक्त हम इंसान भी करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एलएलएम्स इतने पावरफुल हैं और रीजनिंग कर सकते हैं, तो अलग से प्लानिंग की क्या नीड है? चलिए इसके रीजन समझते हैं। पहला रीजन है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स टास्क मेंटली हैवी होते हैं। जैसे ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करते हैं, वैसे ही एआई को भी फोकस स्टेप्स की जरूरत होती है, जिससे कॉग्निटिव लोड एलएलएम पे कम हो जाए। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी। मतलब जब एक टास्क दूसरे पर डिपेंड करे। जैसे फाइनल रिपोर्ट तभी बन पाएगी आपकी जब आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लानिंग इसी स्टेप बाय स्टेप डिपेंडेंसी को स्मूथ बनाता है। नेक्स्ट है बेटर रीजनिंग। ओके, जब टास्क हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो एआई फोकस के साथ हर सेगमेंट बिना डिस्ट्रैक्शन या हेलुसिनेट किए रिस्पॉन्ड करता है। क्यों? क्योंकि शुरू में अगर मैंने उसको एक बड़ा गोल दे दिया और इस पे काम करने को बोला, तो हो सकता है वो कुछ चीज़ों को मिस कर जाए। बट जब हम इसे स्मॉलर फोकस टास्क देते हैं, तो वो अच्छे से इसी टास्क पे वर्क करता है, बिना हेलुसिनेट किए, बिना अपना फोकस को लूज किए। और आखिरी है रिलायबिलिटी। सिंगल शॉट रिस्पॉन्सेज अनप्रडिक्टेबल हो सकते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग एआई को एक ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल और रिपीटेबल वर्कफ्लो देता है। अब थोड़ा टेक्निकल साइड को देखते हैं और इसके कोर वर्कफ्लो को समझते हैं। तो हाई लेवल वर्कफ्लो कुछ ऐसा दिखता है कि सबसे पहले जो होता है वो होता है यूजर गोल, फिर होता है प्लानर, फिर होता है टास्क ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, फिर होता है हमारा एग्जीक्यूशन, फिर प्रोग्रेस ट्रैकिंग, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, और लास्ट में हमारा फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट। ओके, तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है गोल अंडरस्टैंडिंग। मतलब इस स्टेप में क्या होता है कि यूजर क्वेरी डायरेक्ट प्लानर मॉड्यूल के पास जाती है ताकि सिस्टम ऑब्जेक्टिव समझ सके। मतलब ये जो यूजर का जो क्वेरी है, जो भी गोल है, ये डायरेक्ट प्लानर के पास जाता है ताकि प्लानर ऑब्जेक्टिव समझ सके कि यूजर हमसे क्या मांग रहा है। फिर प्लान जनरेशन में प्लानर इंडिविजुअल टास्क प्रिपेयर करता है और उनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर स्क्रिप्ट करता है। मतलब अब प्लानर ने टास्क लिया, इसको ब्रेक डाउन किया। मैं अपने आप को यहाँ हाइड कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्लानर ने टास्क ब्रेक डाउन किया, मतलब एक बड़े टास्क को लिया और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर भी फिक्स कर दिया कि आप फर्स्ट पे चलोगे, आप सेकंड पे चलोगे, आप थर्ड पे चलोगे, आप फोर्थ पे चलोगे, ऐसे करके फिक्स कर दिया। इसके बाद आता है एक मेजर टेक्निकल टर्म, दैट इज स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट। अब स्टेट मैनेजमेंट का मतलब है ट्रैकिंग करंट प्रोग्रेस। जैसे कौन सा टास्क कंप्लीट हो गया है, कौन सा एक्टिव है। जैसे अगर हमारे पास 4 टास्क चल रहे हैं तो कौन सा एक्टिव है, कौन सा कंप्लीट हो गया है और कौन सा अभी हमारे पास पेंडिंग है। तो ये सारे जो हमारे सारे टास्क के स्टेट हैं, इसको मैनेज करना ही होता है हमारे लिए स्टेट मैनेजमेंट। और फिर जो एग्जीक्यूशन स्टेप है, इसमें कस्टम टूल्स को रन किया जाता है। जैसे वेब ब्राउजिंग की अगर नीड होती है तो वेब ब्राउज होता है। और फाइनली सारे रिजल्ट्स को एग्रीगेट करके, सबकी प्रोग्रेस जब देख लेते हैं कि सब कंप्लीट हो गया, तो फाइनल रिजल्ट को लेके एग्रीगेट करके
वापस आउटपुट रेडी कर दिया जाता है। अब रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन में प्लानिंग दो पैटर्न्स में होती है। आइदर वो डायनामिक हो सकती है या फिर वो स्टैटिक हो सकती है। अब पहले हम देखते हैं स्टैटिक प्लानिंग। इसमें क्या होता है, एआई शुरुआत में एक पूरा प्लान बना लेता है। पहले टास्क ए होगा, फिर टास्क बी होगा और टास्क सी होगा, और उसी फिक्स सीक्वेंस में बिना रुकावट के आगे बढ़ते जाता है। ये सिंपल टास्क के लिए प्रिडिक्टेबल और डिबग करने में आसान होता है। मतलब हमारे पास अगर कोई सिंपलर टास्क है तो उसमें उसने डिवाइड कर दिया, पहले टास्क ए होगा, फिर टास्क बी होगा, फिर टास्क सी होगा, तो इसमें डिबग करना भी आसान होता है। और वहीं दूसरी होती है हमारी डायनामिक प्लानिंग, जो कि थोड़ी स्मार्टर होती है। इसमें एआई बीच के एग्जीक्यूशन में चेंजेस कर सकता है। अब मान लीजिए एड रिसर्च के दौरान डेटा एक्सेस आपका ब्लॉक हो गया, तो डायनामिक एजेंट आपका जो प्लान है उसको मॉडिफाई करके ऑल्टरनेट सोर्स चूज करेगा या फिर सोशल मीडिया एनालिसिस को हाई प्रायोरिटी देगा। ये अप्रोच हम मॉडर्न एजेंट्स में रिएक्ट स्टाइल बोलते हैं इसको, जिसमें रीजन, ऑब्जर्व, एक्ट एंड देन रीप्लान किया जाता है। मतलब अगर कुछ फेल हो जाता है तो उसकी रीजनिंग देखता है, फिर ऑब्जर्व करता है कि क्यों फेल हुआ, फिर उस ऑब्जर्वेशन पे एक नया एक्शन बनाता है और फिर से रीप्लान करता है। अब इस पैटर्न को डेवलपर्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसका एक ब्रीफ विजुअल देखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त प्लानर डायनेमिक प्लान्स को एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट या जेसन फॉर्मेट में सेव करता है। तो जो टास्क होता है ऐसे सेव करता है कि एक टास्क की आईडी होती है, उस टास्क का नेम होता है, उसकी डिपेंडेंसी देखता है किसी और पे डिपेंडेंट है कि नहीं, और एक स्टेटस होता है जिसमें वो फिल कर सकता है कि आइदर कंप्लीटेड है या पेंडिंग है या एक्टिव है। तो वो अपने हिसाब से फिल कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। नेक्स्ट, अब डेवलपर एक लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क मेंटेन करता है जहां टास्क अपडेट्स होते हैं स्टेटस फ्लैग से, जैसे पेंडिंग, रनिंग, कंप्लीटेड, फेल्ड, ये सब होता है। और इस ट्रैकिंग और लॉजिकल एग्जीक्यूशन फ्लो को ईज करने के लिए डेवलपर्स कस्टम इंजन्स लिखने के बजाय फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे लैंग्राफ है, सिमेंटिक कर्नल है, और या कॉम्प्लेक्स एजेंट स्टेट मैनेजमेंट टूल्स को भी यूज करते हैं। अब लेकिन इस पावरफुल पैटर्न के साथ कुछ चैलेंजेस और ट्रेड ऑफ्स भी आते हैं जिन्हें मैनेज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इशू है लेटेंसी। अब प्लानिंग फेज और मल्टीपल इंटरनल रीजनिंग ब्लॉक प्रोसेस टाइम को बढ़ाता है, जिससे आउटपुट जनरेशन थोड़ा स्लो हो सकता है। दूसरा है प्लानिंग ओवरहेड। हर क्वेरी को डीप ब्रेकडाउन करने की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली सिंपल इनपुट्स पर ये रिसोर्स और कॉस्ट वेस्ट करता है। थर्ड है बैड प्लानर प्रॉब्लम। मतलब मतलब अगर इनिशियल स्टेप पर ही सिस्टम ने गलत टास्क डिजाइन कर दिए तो पूरा वर्कफ्लो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब अगर हमने इसको स्मॉलर टास्क में ब्रेक डाउन किया लेकिन पहला टास्क ही हमारा गड़बड़ है, तो बाद के जो टास्क एग्जीक्यूट होने वाले सब गड़बड़ गलत आउटपुट देंगे। और लास्ट है कास्केडिंग फेलियर। सिमिलर चीज जो मैंने बताई कि क्रिटिकल टास्क ब्रेक डाउन हो जाते हैं डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन में। मतलब अगर इनिशियली स्टार्ट अगर एक गलत हुआ तो सारे गड़बड़ परफॉर्म करने लगेंगे। अब हम लोग एक समरी ले लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। इस वीडियो में हमने देखा कि टास्क डिकम्पोजिशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि प्लानिंग पैटर्न क्या होता है, कैसे इसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। हमने प्लानिंग के दो टाइप्स भी देखे कि स्टैटिक प्लानिंग क्या होती है, फिर डायनामिक प्लानिंग भी देखी हमने। फिर हमने ये भी देखा कि और भी हमने देखा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका टेक्निकल वर्कफ्लो देखा और ये सब। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन, जिसमें मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एजेंट्स एक साथ काम करके किसी काम को कंप्लीट करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पैटर्न 4, दैट इज मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन डिजाइन पैटर्न। हम समझेंगे कि मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं, इसको कहाँ कहाँ पे यूजेस करते हैं, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन भी इसकी देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, अलग अलग टाइप के कोलैबोरेशंस क्या होते हैं, इसकी ट्रेड ऑफ्स एंड लिमिट्स क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। और ऑनेस्टली जब लोग एजेंटिक एआई सुनते हैं तो अक्सर उनके माइंड में मल्टीपल एजेंट्स का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब एक पावरफुल एलएलएम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो मल्टीपल एजेंट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, और इसी क्वेश्चन का आंसर आज हम समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब एक सिंपल सिनेरियो से इसको देखते हैं कि हमने अगर एक टास्क बोला अपने एआई सिस्टम को कि जनरेट अ डिटेल्ड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट ऑन द एआई स्टार्टअप इंडस्ट्री। अब इसमें क्या क्या टास्क इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसमें जो टास्क इन्वॉल्व हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदर करना हो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हो, कंपैरेटिव एनालिसिस करना हो, ड्राफ्टिंग करना हो और फाइनल रिव्यू करके एक रिपोर्ट जनरेट करना हो।
अब थ्योरेटिकली एक सिंगल एलएलएम भी ये सब कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि सिंगल सिस्टम को सब कुछ करवाना कभी कभी इनएफिशिएंट हो सकता है, बिकॉज डिफरेंट टास्क कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट्स डिमांड करते हैं। जैसे रिसर्च करना और रिपोर्ट लिखना, ये दोनों अलग अलग स्किल सेट्स डिमांड करते हैं। या एनालिसिस करना और रिव्यू करना, ये दोनों भी अलग अलग स्किल सेट्स को डिमांड करते हैं। और ये सब अलग अलग नेचर के काम है, और इसी चैलेंज को मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन सॉल्व करता है। दैट इज डिफरेंट स्टेप्स डिमांड कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट्स। वन सिस्टम डूइंग एवरीथिंग कैन बी इनएफिशिएंट। ओके, अब इसको एक क्विक एनालॉजी से समझते हैं। सपोज एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें हमें कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है। अब क्या नॉर्मली एक ही स्टूडेंट सब कुछ करता है? नहीं, कभी कभी ये हो जाता है कि चार में से एक ही बंदा सब कुछ करता है, बट जनरली एक टीम बनती है और काम डिवाइड होता है। जैसे एक टीम मेंबर सिर्फ रिसर्च करता है, एक टीम मेंबर कोडिंग और कोर लॉजिक को संभालता है, एक टीम मेंबर वो बोलता है कि नहीं भाई मैं सिर्फ प्रेजेंटेशंस बना दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी मुझे बता देना, और एक होता है जो बोलेगा नहीं भाई मैं सब कुछ रिव्यू कर लूंगा, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ आप नोटिस कीजिए कि गोल तो पूरा बिल्कुल सेम है, सबके पास एक ही शेयर्ड गोल है, बट वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन। मतलब कोई अगर अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाता है तो उसको हम प्रेजेंटेशंस बनाने का काम देते हैं, किसी की कोडिंग अगर स्ट्रांग है तो वो कोड अच्छे से कोडिंग करे। तो ऐसे ही वर्क डिवाइड हो जाता है बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, और एग्जैक्टली इसी आइडिया को एआई सिस्टम्स में हम मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट टर्म को समझ लेते हैं कि व्हाट इज एन एजेंट। अब बिगिनर्स इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि एजेंट और एलएलएम जो होता है हमारे दोनों सेम चीज होते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि जो एलएलएम होता है वो सिंपली सिर्फ टेक्स्ट को जनरेट करता है, बट जो एजेंट होता है वो एक लार्जर गोल ओरिएंटेड सिस्टम होता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एजेंट क्या होता है, वो एलएलएम प्लस इंस्ट्रक्शंस प्लस टूल्स प्लस मेमोरी प्लस गोल, इन सारी चीजों को मिला के हमारा एक एजेंट बनता है। मतलब एजेंट के पास एक स्पेसिफिक रोल होता है, एक कस्टमाइज्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके पास स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, और एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर ही हमारा एक एजेंट बनता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक रिसर्च एजेंट हो सकता है जिसका जो रोल होता है, प्री डिफाइंड रोल हो सकता है, फिक्स्ड हो, कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए ही है, जो कि रिसर्च करेगा ऑनलाइन और सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इसी तरह राइटर एजेंट हो सकता है, रिव्यूअर एजेंट हो सकता है, और इनके स्पेशलाइज्ड रोल्स डिफाइंड हो सकते हैं। और जब ये सारे स्पेशलाइज्ड एजेंट्स, यहाँ पे तो हमने तीन देखे, बट डिफरेंट डिफरेंट हम स्पेशलाइज्ड एजेंट्स बना सकते हैं, तो जब ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तब बनता है हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम। अब एग्जैक्टली इसी चीज को डेफिनेशन में देखते हैं। तो मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जहां मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एजेंट्स, आप ये चीज ध्यान रखिए कि स्पेशलाइज्ड एजेंट्स होते हैं इसमें, जब मिलकर एक शेयर्ड गोल को सॉल्व करते हैं थ्रू कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेट करके, कोलैबोरेट करके जब एक किसी शेयर्ड गोल को सॉल्व करते हैं मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एजेंट्स, तब वो बन जाता है एक मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन डिजाइन पैटर्न। अब यहाँ दो मेजर वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। एक है स्पेशलाइजेशन, मतलब स्पेशलाइज्ड होता है, फोकस्ड ऑन सिंगल कैपेबिलिटी। जो हमारा एआई एजेंट होता है वो सिर्फ एक सिंगल कैपेबिलिटी के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। और कोऑर्डिनेशन, मतलब उनका कम्युनिकेशन एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना चाहिए, ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। मतलब अब अगर हम देखें तो अभी तक हमारा शिफ्ट था कि एक बड़े एलएलएम प्रॉम्प्ट के बजाय अब हम एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को यूज कर रहे हैं अपना काम अच्छे से कराने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमने अपना मार्केट रिसर्च वाला जो सेम टास्क स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उसको अगर हम एक मल्टी एजेंट सिस्टम में बनाना चाहेंगे तो कौन कौन से हम एजेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एजेंट होगा वो होगा एक रिसर्च एजेंट। अब इसका रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। बेसिकली ये आर्टिकल्स पढ़ेगा, रिपोर्ट्स पढ़ेगा और रॉ मार्केट डेटा को गैदर करेगा। लेकिन ये खुद रिपोर्ट
नहीं लिखेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ कलेक्ट करेगा और अपने आप गैदर करेगा। अगला जो है वो आएगा हमारा एनालिस्ट एजेंट। अब इसके पास इसका फिक्स्ड काम है। इसका क्या काम है कि इसको पैटर्न्स देखना है, फंडिंग का ट्रेंड्स देखना है, ग्रोथ देखना है, इनसाइट्स देखना है, स्टार्टअप कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना है। तो ये रॉ इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल इनसाइट्स में बदल देगा। थर्ड है हमारा राइटर एजेंट। अब इसका रोल क्या है कि फाइनल रिपोर्ट ड्राफ्ट करना। अब इसको इंटरनेट पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्च वर्च कुछ नहीं करेगा। ये जो सारा इन्फॉर्मेशन इधर से आएगा, इन दोनों से आएगा, उसको लेकर एक ड्राफ्ट क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि इसको अब ऑलरेडी प्रोसेस्ड इनसाइट सारे मिल चुके हैं। ये उन्हें बस एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाएगा, स्ट्रक्चर्ड रीडेबल स्टोरी में बनाएगा, बट ये ड्राफ्ट होगा। और फाइनली ये जो ड्राफ्ट होगा ये हमारे उसको रिव्यूअर एजेंट को जाएगा, जो कि सब कुछ रिव्यू करेगा और देखेगा कि क्वालिटी सही है कि नहीं, कोहेरेंस है कि नहीं, एरर्स तो नहीं है, और कोई ऐसा मिसिंग सेक्शन तो नहीं है। तो घूम फिर के प्रॉब्लम वही थी, पर यूज एक टीम बेस्ड एग्जीक्यूशन के साथ सॉल्व किया गया। और यही मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन है, जैसा कि नाम बताता है। अब एक सवाल आता है कि व्हाई डिवाइड द वर्क। मतलब अगर एक सिंगल एजेंट भी थोड़ा बहुत ये काम कर ही सकता है, तो मल्टीपल एजेंट सेटअप क्यों बनाए? तो इसके कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, उन जिनको समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन है स्पेशलाइजेशन। मतलब हर एजेंट अपने टास्क में हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेशनल टीम्स में हर इंसान अपना स्पेशलाइज्ड काम करता है, जिससे क्वालिटी हमारी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट मतलब एक सिंगल एजेंट को सारी रॉ सर्च हिस्ट्री, इनसाइट्स, ड्राफ्ट, रिव्यू चेंजेस सब कुछ अपने मेमोरी में कैरी करनी पड़ती, जो कि बहुत ओवरवेलमिंग हो सकती है। अब मल्टी एजेंट सिस्टम्स में कॉन्टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे क्लीन कॉन्टेक्स्ट विंडोज होते हैं और सिर्फ उनके पास का रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होता है डिपेंडिंग ऑन देयर रोल। अगला जो रीजन है वो है हमारा मॉड्युलैरिटी। मतलब अगर आपका रिपोर्ट राइटर अच्छा आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आपको पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बस राइटर एजेंट को मॉडिफाई या अपग्रेड कर सकते हो। मतलब इजीली मॉडिफाई और अपग्रेड वन एजेंट विदाउट रीबिल्डिंग द एंटायर सिस्टम। नेक्स्ट है पैरेलल वर्क। मतलब जनरली अगर आपने पहले देखा होगा कि सीक्वेंशियल प्लानिंग पैटर्न में देखा होगा कि एक के बाद एक सीक्वेंशियली वर्क चलता है, बट इसमें क्या होता है कि हम अपना काम मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, जो कि पैरेलली में अपना टास्क कंप्लीट करके हमारा वर्क का एग्जीक्यूशन फास्ट कर देते हैं, जिससे ओवरऑल स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है सिस्टम की। अब इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर और वर्क फ्लो समझते हैं कि ये बैकग्राउंड में काम कैसे करता है। तो हाई लेवल फ्लो कुछ ऐसा रहता है कि सबसे पहले हमारा गोल का असाइनमेंट होता है, हम एक गोल को डिफाइन करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बार हमारे टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सारे एजेंट्स को, तो सारे एजेंट्स का आपस में सिंक और कोऑर्डिनेशन होता है। सपोज हमने 3 एजेंट्स बनाए, एजेंट ए, एजेंट बी, एजेंट सी। अब ये तीनों एजेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा एजेंट एक्टिव होगा और उन्हें टास्क असाइन करता है। अब इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन स्टेप है, इसमें एजेंट्स के बीच में मैसेज और टास्क का पार्सिंग इंफॉर्मेशन होता है। जैसे राइटर एजेंट जो है हमारा, अगर हमारे पास 3 एजेंट है, राइटर एजेंट तभी स्टार्ट होगा जब हमारा एनालिस्ट वाला जो एजेंट है उसने पूरा अपना टास्क कंप्लीट कर लिया हो। और इसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है शेयर्ड स्टेट या मेमोरी। एक हमारी शेयर्ड मेमोरी होती है जिसमें सारे एजेंट्स का इंफॉर्मेशन अपने आप अपडेट होते रहता है। जैसे एजेंट ए, उसका टास्क इसने कंप्लीट कर दिया, एजेंट बी अभी प्रोग्रेस में है। अब एजेंट बी जब कंप्लीट होगा तभी एजेंट सी रन करे, क्योंकि ये पेंडिंग है। इसकी डिपेंडेंसी क्या है कि ड्राफ्ट राइटिंग। अब जब ये ड्राफ्ट राइटिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, तभी आगे एजेंट सी काम करेगा और अपना फाइनल वर्क करेगा। और जब ये सब एजेंट्स का काम प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर जो फाइनल हमारा ब्लॉक है जो कि है एग्रीगेशन ब्लॉक, जिसमें सारे एजेंट्स का डेटा कंसोलिडेट करके आउटपुट जनरेट कर दिया जाता है। अब मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन में कोऑर्डिनेशन भी 2 पॉपुलर स्टाइल्स के होते हैं। एक होता है हमारा सीक्वेंशियल कोलैबोरेशन और अगला होता है हमारा पैरेलल कोलैबोरेशन। अब सीक्वेंशियल वाले का मतलब क्या है कि एक लीनियर प्रोसेस होता है। मतलब जैसे पहले ए वर्क करेगा, फिर बी वर्क करेगा, फिर सी वर्क करेगा, फिर डी वर्क करेगा। मतलब सब आपस में ही डिपेंडेंट होते हैं और ये बेसिकली बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और इजी टू डिजाइन होता है कि पहले एजेंट ए काम करेगा, फिर बी, फिर सी एंड देन डी।
नेक्स्ट जो कोलैबोरेशन होता है वो होता है हमारा पैरेलल कोलैबोरेशन। पैरेलल कोलैबोरेशन में क्या होता है कि हमारे जो चारों एजेंट्स हैं ए बी सी और डी, ये चारों पैरेलली एक साथ अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो रिड्यूस हो सकती है, बट हमारा ऑर्केस्ट्रेशन का कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंशियल वाला था उसमें तो हम लिख सकते हैं कि when A is completed then start B, when B is completed then start C, when C is completed then start D। बट यहाँ पे हम सबको एक साथ दे दिए। अब क्या है कि अगर किसी भी बी वाले की डिपेंडेंसी ए पे है या ए की डिपेंडेंसी डी पे है, तो वेट करेगा, हमें अलग अलग लॉजिक, अलग अलग ऑर्केस्ट्रेशन का कॉम्प्लेक्सिटी लगाना पड़ेगा कि व्हेन डी कंप्लीट्स एंड ए इज वेटिंग, ऐसे ऐसे करके। तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, बट इसका फायदा क्या है कि हमारा टाइम, प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। अब इसके भी कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला ट्रेड ऑफ ये है कि इसकी भी हाई लेटेंसी होती है। मतलब अब सिंगल शॉट हमेशा हम जब भी कंपेयर करते हैं अपने सिंगल शॉट वाले से कंपेयर करते हैं, तो अगर सिंगल शॉट में काम हमारा फास्टर होता है तो इसमें क्या होगा कि मल्टी एजेंट में मोर स्टेप्स हो जाएंगे और मोर एलएलएम कॉल्स, मतलब ज़्यादा वेट टाइम होगा। अगला, एपीआई कॉस्ट। सिंगल शॉट में हमारा एक एपीआई कॉल लग रहा था, बट यहाँ पे मल्टीप्लाइड टोकन यूजेज होगा वेरियस अक्रॉस वेरियस इंडिपेंडेंट एजेंट्स। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 एजेंट्स हैं तो हमारे यहाँ 4 एपीआई कॉल्स होंगे, जिससे हमारा एपीआई का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ओवरहेड। अब जितने ज़्यादा नोड्स होंगे उतना मुश्किल कम्युनिकेशन। मतलब अगर हमने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए 100 एजेंट्स बना दिए, 100 एजेंट्स का कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसमें क्या हो सकता है कि कभी कभी कोडिंग में अगर प्रॉब्लम हो गई तो इनफाइनाइट लूप्स भी हो सकते हैं, डेडलॉक्स भी हो सकते हैं, या मिसकम्युनिकेशंस भी हो सकता है। और एक फोर्थ चीज़ है, दैट इज डिसएग्रीमेंट। अब इसमें क्या हो सकता है कि जैसे राइटर और जैसे हमारा राइटर और रिव्यूअर, जो ये दो हमारे एजेंट्स हैं, म्यूचुअली लूप में रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए फॉल बैक और वैलिडेशन मैकेनिज्म डिजाइन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो गाइस, समराइज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि एजेंट्स क्या होते हैं, मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस, उसके यूजेस, उसके एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे चीजें। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हमेशा उसको एक स्पेशलाइज्ड टीम वर्क से ही बेनिफिट होता है, और मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन वही टीम वर्क एआई सिस्टम्स में इंप्लीमेंट करता है। तो ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना पैटर्न नंबर 5, दैट इज ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न, जहां एक कोऑर्डिनेटेड सेंट्रल सिस्टम होता है। एक सेंट्रल सिस्टम होता है कोऑर्डिनेटेड, जो कि अपने से ही मल्टीपल एजेंट्स को टास्क डिस्ट्रीब्यूट करता है और उन्हीं को मैनेज करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पैटर्न नंबर 5, दैट इज ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर डिजाइन पैटर्न। आज की इस वीडियो का एजेंडा होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर डिजाइन पैटर्न, व्हाई इज इट यूज्ड, वेयर इज इट यूज्ड, इट्स टेक्निकल एक्सप्लेनेशन वील ऑल्सो सी। हम लोग इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसको हम लोग मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन डिजाइन पैटर्न से भी कंपेयर करेंगे कि आखिर ये डिफरेंट कैसे है उससे, और इसके कुछ ट्रेड ऑफ एंड लिमिटेशंस भी देखेंगे। और ऑनेस्टली ये पैटर्न रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम्स में बहुत कॉमन है, बिकॉज हर मल्टी एजेंट सिस्टम में फ्री कम्युनिकेशन यूजफुल नहीं होती। कभी कभी सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन ज्यादा एफिशिएंट होती है, और इसी आइडिया को आज हम समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मल्टीपल एजेंट्स मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर एक ऑब्वियस क्वेश्चन, अगर मल्टीपल एजेंट कोलैबोरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न की जरूरत क्यों है? मतलब क्यों हम कोलैबोरेशन को सेंट्रलाइज करें? अब इसको एक रीजन से समझते हैं। सपोज आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे आपके पास एम्प्लॉयज हैं, और ये डायरेक्टली एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन किए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली बात किए जा रहे हैं। तो क्या होगा, बहुत सारा केओस क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारे कम्युनिकेशन चेंज हो जाएंगे, बहुत सारा रिडंडेंट प्रोसेसिंग हो जाएगा, और घूम फिर कर जो मैनेजमेंट होगा आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम एआई सिस्टम्स में भी हो जाती है। तो हर सिचुएशन में एजेंट्स को फ्रीली कम्युनिकेट करवाना बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती। कभी कभी बेटर अप्रोच होती है एक सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन, और वही हमें ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसको एक क्विक एनालॉजी से समझते हैं। सपोज आप एक कंपनी के मैनेजर हो और आपके अंडर मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि आपको कंपनी का एक टेक
कॉन्फ्रेंस होस्ट कराना है, एक बड़ा टेक कॉन्फ्रेंस होस्ट कराना है, तो क्या आप नॉर्मली सब एम्प्लॉयज को रैंडमली एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस का अप्रूवल दे दोगे? यूजुअली नहीं, राइट? आप क्या करोगे कि आप जो मैनेजर है, आप अपना टास्क को रिसीव करोगे, आपको एक टारगेट रिसीव होगा, उस हिसाब से आप अपने टास्क को डिवाइड करोगे, उस हिसाब से अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जॉब्स असाइन करोगे और फिर एंड में जब सबका आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मर्ज करके अपने हायर मैनेजमेंट को दे दोगे। ठीक है? एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को एआई सिस्टम्स में हम ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न कहते हैं, जिसमें मैनेजर हमारा ऑर्केस्ट्रेटर और एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो है हमारे वर्कर। वर्कर्स क्या करते हैं, उनको जो भी असाइंड स्टेप होते हैं वो उसको करते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द ओवरऑल मैनेजमेंट। अब इसको एक क्लियर डेफिनेशन से समझते हैं कि ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर जो डिजाइन पैटर्न है ये क्या है। ये एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जहां पे जो हमारा सेंट्रल ऑर्केस्ट्रेटर है वो क्या करता है, एक बड़े कॉम्प्लेक्स गोल को डिकम्पोज करता है इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट सब टास्क, और फिर इन सब टास्क को असाइन करता है टू अ मल्टीपल वर्कर्स, और फिर जब ये मल्टीपल वर्कर्स अपना काम कर लेते हैं तब इनके आउटपुट्स को मर्ज करके रिटर्न कर देता है यूजर को। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंडिपेंडेंट वर्कर्स। इंडिपेंडेंट वर्कर्स मतलब ये जो वर्कर्स हैं ये आइसोलेटेड रहते हैं आपस में, एक दूसरे से बात नहीं करते। और सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन। सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन मतलब ये टॉप डाउन मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब ये डायरेक्टली सिर्फ जो हमारा मेन ऑर्केस्ट्रेटर है सिर्फ उसी से बात करते हैं। जितने भी वर्कर्स हैं हमारे सिर्फ उसी से बात करते हैं, आपस में बात नहीं करते। अब इसको एक कॉन्फ्रेंस के एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या है कि टेक कॉन्फ्रेंस को एग्जीक्यूट कराना है तो ऑर्केस्ट्रेटर क्या करेगा कि इस टास्क को स्प्लिट कर देगा। सबसे पहले ये 4 डिफरेंट वर्कर्स बनाएगा। एक वर्कर होगा जो वेन्यू टीम को मैनेज करेगा, दूसरा होगा जो मार्केटिंग को करेगा, तीसरा होगा वर्कर जो स्पॉन्सरशिप टीम को देखेगा, और चौथा होगा जो लॉजिस्टिक्स देखेगा। तो वेन्यू टीम का जो रोल होगा वो होगा वेन्यू सर्च, बुकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, फिजिकल प्लानिंग देखना, मतलब सब कुछ वेन्यू से रिलेटेड देखेगा। ये मार्केटिंग का काम वाम नहीं करेगा। मार्केटिंग के काम के लिए जो है हमारा मार्केटिंग टीम के जो वर्कर है, वर्कर नंबर 2, ये सिर्फ कैंपेन की प्लानिंग, प्रमोशंस, रजिस्ट्रेशंस हैंडल करना, ये सारी चीजों पे ध्यान देगा। थर्ड जो वर्कर है वो है स्पॉन्सरशिप्स, जो कि स्पॉन्सरशिप्स, डील्स, प्लान्स और पार्टनर के कोऑर्डिनेशंस मैनेज करेगा। और फोर्थ है हो गया हमारा लॉजिस्टिक्स, मतलब जो ट्रांसपोर्ट और गेस्ट मैनेजमेंट और ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेशन, मतलब इन सारी चीजों को देखेगा। तो नोटिस, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सब वर्कर्स का टारगेट सेम है कि वो चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस हमारा सक्सेस हो, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। और यही इस पैटर्न का कोर आइडिया है। अब इसको भी टेक्निकल देखते हैं कि ये पैटर्न बैकग्राउंड में वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आती है, यूजर से एक रिक्वेस्ट आती है ऑर्केस्ट्रेटर के पास। ये है हमारा ऑर्केस्ट्रेटर कि टेक और कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करो। ये क्या करता है, इस गोल को लेकर मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है, जैसे वेन्यू हो गया, मार्केटिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, स्पॉन्सरशिप्स हो गया, ऐसे अलग अलग टीम्स में इसने डिवाइड कर दिया। फिर सबको पैरेलली एग्जीक्यूट करने का कमांड दे दिया कि चारों जो आप हैं पैरेलली एग्जीक्यूट करें। और इसमें कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है एक शेयर्ड स्टेट का। जैसे पहले हमने मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन में देखा था, इसमें भी एक शेयर्ड स्टेट होता है जिसको देखकर हमारा ऑर्केस्ट्रेटर समझ सकता है कि हमारे बाकी सारे एजेंट्स का स्टेट क्या है, सब कंप्लीट हुए कि नहीं। और जब सब कंप्लीट हो जाते हैं तो सब अपना रिजल्ट इसी ऑर्केस्ट्रेटर को वापस भेज देते हैं। और फिर ऑर्केस्ट्रेटर क्या करता है, कलेक्ट्स द इंडिविजुअल आउटपुट्स और सबको कंपाइल करके फाइनल एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट एज एन आउटपुट जनरेट कर देता है। अब हम यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर डिज़ाइन पैटर्न है और मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन, ये दोनों जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं इनका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो मेन आइडिया क्या होता है मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन में, कि मल्टीपल प्री डिफाइंड एजेंट्स कोलैबोरेट एज पीयर्स। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक सेंट्रल ऑर्केस्ट्रेटर होता है जो कि काम वर्कर्स को डेलीगेट करता है। अब एजेंट की जो टाइप से क्या डिफरेंट होता है कि जो मल्टी एजेंट होता है उसमें स्पेशलाइज्ड और रोल बेस्ड एजेंट्स होते हैं। बट यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर में क्या होता है कि वर्कर्स को डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं फॉर टास्क। इसमें स्पेशलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है। अब कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि एजेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, बट यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर सारा कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन में जो डिसीजन मेकिंग होती है
वो एजेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब मल्टीपल एजेंट्स का अलग अलग रोल होता है डिसीजन मेकिंग में, बट यहाँ पे जो मेन ऑर्केस्ट्रेटर होता है उसी का पूरा से होता है डिसीजन मेकिंग में। ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है मल्टी एजेंट में, और ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वर्कर क्रिएशन में एजेंट्स जो होते हैं मोस्टली प्री डिफाइंड होते हैं कि आपके पास 4 या 5 एजेंट्स होंगे इस सिस्टम में, बट यहाँ पे वर्कर्स को डिमांड पर हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बेस्ट यूज केस मल्टी एजेंट का क्या है कि जब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना हो, नेगोशिएशन करना हो, सिमुलेशन करना हो, तब हम मल्टी एजेंट को यूज करते हैं। बट जब आपको पैरेलल प्रोसेसिंग करना है और टास्क को डिकम्पोज करके छोटे टास्क को फास्ट कंप्लीट करना है, तब हम ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पैटर्न के मेजर लिमिटेशंस और ट्रेड ऑफ्स पर बात करते हैं। तो पहला इशू है ऑर्केस्ट्रेटर का बॉटलनेक, मतलब क्योंकि सारा ट्रैफिक और स्टेट मैनेजमेंट ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू ही जा रहा है, तो अगर मैनेजर नोड जो हमारा मेन ऑर्केस्ट्रेटर नोड है जिससे सारे अलग अलग वर्कर्स बात करें, अगर यही स्लो डाउन हो जाएगा तो हमारा एप्लीकेशन लैग करने लगेगा और सारे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में भी डिले आ जाएगा। दूसरा है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर सिस्टम में ऑर्केस्ट्रेटर स्लो के बजाय पूरा फेल ही हो गया, तो अब वर्कर्स डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और पूरा एप्लीकेशन ही पूरा क्रैश हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है पुअर टास्क स्प्लिटिंग। अगर ऑर्केस्ट्रेटर ने इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ा ही नहीं या कोई पॉइंट्स मिस कर दिए, तो पैरेलल वर्कर्स सही से अपना काम नहीं कर पाएंगे। मतलब जब आप वर्कर्स को सही से काम ही नहीं असाइन करोगे तो वो काम कैसे अच्छा करेंगे, तो जो भी आउटपुट होगा वो भी बेकार होगा। और लास्ट है सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आर्किटेक्चर ओवरहेड। बेसिकली ये कंप्लीट जो आर्किटेक्चर होता है काफ़ी हैवी कोडेड होता है। इसमें नॉर्मल सिंगल प्रॉम्प्ट टास्क के लिए ये पैटर्न काफ़ी बड़ा ओवरकिल हो सकता है। मतलब अगर कोई ऐसा हमको टास्क कंप्लीट कराना है जो कि हमें लगता है कि हम नॉर्मल सिंगल प्रॉम्प्ट वाले टास्क से भी हम करा सकते हैं, तो उस केस में ये काफ़ी एक तरीके का ओवरकिल हो सकता है हमारे लिए। सो गाइस, इस वीडियो में हमने कवर किया ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर डिज़ाइन पैटर्न और उसका रिलेशन मल्टी एजेंट पैटर्न्स के थ्रू, और हमने ये भी देखा कि ये कैसे पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है और इसके कुछ लिमिटेशंस और ट्रेड ऑफ। तो फाइनली हमने पूरी सीरीज अभी इसको यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने पांचों जो फाउंडेशनल पैटर्न्स थे हमारे उसको देखा। जो पांचों पैटर्न्स थे वो थे टूल यूज जिसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, रिफ्लेक्शन पैटर्न, थर्ड है प्लानिंग या टास्क डिकम्पोजिशन पैटर्न, चौथा है मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन, और पांचवा था ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर डिजाइन पैटर्न, जिसमें हमने सबको एक एक करके डिटेल में समझा। और अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो की है तो अब आपके पास सिस्टम्स को डीप डाइव करने का एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रेडी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलूंगा अगले टॉपिक्स के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।